आपके साथ दीक्षा और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिनके बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है। अवार्ड्स तो मैं आपको गिना नहीं सकती, लेकिन मैम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर इंदौर में या एमपी में हम देश में सैलून की बात करें तो अगर इसकी स्टार्टिंग की शुरुआत की जाए तो मैम वो पर्सनालिटी है जिन्होंने सैलून को एक उस जगह पर पहुंचाया जहां पर उसे पहुंचने की वाकई ज़रूरत थी, क्योंकि पहले इस चीज़ को शायद इतना प्रेफर नहीं किया जाता था। लेकिन मैम ने जब काम स्टार्ट किया उसके बाद सैलून की और ब्यूटी इंडस्ट्री जिस और बढ़ी है उसमें मैम का बहुत बड़ा योगदान है। मैम का नाम है उन्नति सिंह। आप सभी इनसे परिचित होंगे, लेकिन इंट्रो में बोलना पड़ता है इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। मैम से जानते हैं उनके पूरे सैलून के बारे में, साथ ही उनका करियर कैसा रहा इस चीज़ के बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें आने का आपको कब लगा, कब इस और आपका झुकाव हुआ और आपने सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए? जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि लड़की बहुत, आप किसी भी लड़की को देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत सुंदर होती है, तो सौंदर्य का पहला ज्ञान वहीं से प्राप्त होता है। और ऐसा लगा मुझे कि ब्यूटी फील्ड में कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा किया जाए जो ब्यूटी फील्ड के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन थी जब मैं छोटी थी वो हेमा मालिनी थी, बहुत ही सुंदर हेमा मालिनी, आपको पता ही है। तो एक कह सकते हैं इंस्पिरेशन जो मुझे मिली वो हेमा मालिनी से थी, कि हेमा मालिनी जी को देख के मुझे हमेशा लगता था इतना सुंदर होना चाहिए सब किसी को, जिसको भी। आपकी एजुकेशन भी इसी फील्ड से रिलेटेड रही है, सारी ब्यूटी फील्ड से रिलेटेड? नहीं, मुझे आज एक डॉक्टर होना चाहिए था, बट डॉक्टर नहीं हूँ, ब्यूटी फील्ड में हूँ, बिकॉज मुझे यही पसंद था। आई वॉन्ट टू डू ब्यूटी फील्ड ओनली, दैट्स वाई। तो ऐसे बीएससी बायो किया हुआ है, बीएड हूँ, एमएड हूँ, तो एजुकेशन में मास्टरी किया हुआ है, इसलिए एजुकेशन को प्रेफरेंस देके ब्यूटी फील्ड में एजुकेशन को ही आगे लेके आए। आपने जब ये अपने सैलून की स्टार्ट की तो कब से इसकी स्टार्टिंग हुई और क्या अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए इसे स्टार्ट अब तक का सफ़र कैसा रहा पूरा शुरू से शिखर तक? अगर आप देखें तो मेरी शादी को 31 साल हो रहे हैं और सैलून इंडस्ट्री में आके मुझे 29 ईयर्स, 29 साल हो रहे हैं। शादी के बाद इस फील्ड में आए और आने के बाद में फिर कोर्सेज किए, डिफरेंट सीखा, क्योंकि बिना सीखे आपके पास कितने भी आपके अंदर आप पैशन हो, बट उस स्किल को शार्पन करने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी जगह जब मुझे लगी वो लंदन। तो मेरी बेसिक एजुकेशन प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो वो लंदन की है। विडाल ससून एकेडमी से मैं ट्रेंड हूँ लंदन से, और उसके बाद तो फिर जहाँ जो एकेडमी अच्छी मिली, जहाँ जो सीखने को मिला, टीचर्स अच्छे मिले, तो बस सीखते गए। पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, काफ़ी जगह, बहुत जगह जहाँ जहाँ ट्रेनिंग्स मिली, सीखा। आपने जब ये सैलून स्टार्ट किया था उस वक्त ऐसा था कि इस नाम से लोगों को इतना मतलब नहीं था, मतलब वो शायद उससे अच्छी चीज़ से नहीं देखते थे, तो कितना आपको वो करना पड़ा, कितना प्रॉब्लम्स हुई लोगों का नज़रिया बदलने में कि सैलून भी एक चीज़ होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हो जो आपके लुक्स के लिए, क्योंकि लोग अलग मैटर में भी कई बार चले जाते हैं। तो किस तरह से रहा? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो स्ट्रगल होता है या बैरियर होता है आपकी फैमिली होती है। तो यहाँ फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, क्योंकि फैमिली में ट्रस्ट ही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने ट्रस्ट किया कि ये जरूर कुछ करेगी एक दिन। उन्होंने बोला जो आपको पसंद है वो कीजिए। ये मेरे शब्द मेरी मदर इन लॉ के हैं, उन्होंने बेटा whatever you like do that, यही वर्ड्स थे उनके जब उन्होंने मुझे बोला था। और उनकी मोटिवेशन की वजह से मैंने हमेशा बस ये ठान लिया था कि अब मुड़ के कभी देखना नहीं है। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, और क्योंकि वो उनका जॉब प्रोफेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, तो नेचुरली हमारे ट्रांसफर्स होते थे। बच्चे हुए, बच्चों को लेकर के इधर जाना, चेंज करना, सिटी चेंज करना, बट किसी ने भी कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ना ट्रांसफर्स ने, ना फैमिली ने, ना बच्चों ने। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मगर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया, और आज भी हार्डवर्क करती हूँ। आपका फर्स्ट अवार्ड कौन सा रहा था जब आपने इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट किया तो, और जब आपको फर्स्ट अवार्ड मिला तो कैसी फीलिंग आई थी? जो फर्स्ट अवार्ड मुझे मिला था 96 में ग्वालियर शहर में, जो ब्राइडल कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। और वो अवार्ड मुझे विजयेंद्र घाटके जी ने दिया था, जो इंदौर को बिलोंग करते हैं, और उनके संग हमारी जो संस्कृति मंत्री हैं, उस समय की संस्कृति मंत्री साधु जी, विजय लक्ष्मी साधु जी, वो थी साथ में, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और शायद वही टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, कि मैंने कहा कि आज अवार्ड मुझे तब मिला जब शायद मुझे 0.01% भी ज्ञान नहीं है, तो अगर मैंने इस एजुकेशन को और अच्छा किया और बढ़िया सीखा और 100% तक अगर लेकर के जाऊंगी तो शायद अवार्डों से झोली भर जाएगी। बट अवार्ड के लिए एक्चुअली कुछ नहीं किया,
इसलिए कि एक सेटिस्फेक्शन होता है जब भी किसी भी क्लाइंट को आप सुंदर बनाते हो और जब वो बोलता है कि थैंक यू सो मच उन्नति जी, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि आपने किसी को वो कॉन्फिडेंस दिया, उसके अंदर उस चार्म को जगाया कि वो सुंदर है, बहुत बड़ी बात होती है। जी, आपने जो बात की उसी से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गोरा होना एक पॉइंट होता है कहीं ना कहीं कि लोग गोरे लोगों को बोलते हैं सुंदर है, और अगर आपका थोड़ा सा कलर डल है तो कई बार व्यक्ति खुद में भी कॉन्शियस हो जाता है कि यार मेरा कलर डल है या कुछ भी। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ गोरापन सुंदरता है, या हर इंसान की अपनी इनर ब्यूटी होती है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ, लेकिन लोगों का ये जो सोच है कि गोरा होना ही सुंदर होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इस हिंदुस्तान में आप देखिए, आपका बेटा कितना भी सांवला हो, बहू सबको गोरी चाहिए होती है, ऐसा कंसेप्ट है। मगर बॉलीवुड ने इस चीज को बदला। अगर आप देखें, एक सबसे अच्छा जो गाना है एक सुंदर, आपने सुना हो कभी कि सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, तो सांवली सलोनी के ऊपर भी काफी गीत बने हैं और सांवलेपन को भी सुंदरता का द्योतक माना जाता है। तो आई डोंट बिलीव सो। सांवला कलर अपने आप में, जैसे मैं मॉडल सेलेक्ट करती हूँ जब भी अपने वर्क के लिए, आप अगर इंस्टाग्राम पेज पे हमको देखेंगे तो मोस्टली मेरे मॉडल्स जो होते हैं वो डस्की स्किन के होते हैं। आई लव मोर ऑफ डस्की स्किन, सांवला कलर ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें जो हम करेक्शंस कर सकते हैं, जो हम अपना वर्क दिखा सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन होता है। जैसे आप एक एग को ले लीजिए, अंडे को, उसको आप कितना भी कलर करेंगे, अगर कुछ भी गलत करेंगे उभर के दिखेगा। और वहीं जब वो एग, अगर आपका थोड़ा देशी अंडे होते हैं जैसे आपके थोड़े सांवले, जो उस पर आप कुछ करेंगे तो आपके जो फ्लॉज होते हैं उतने दिखते नहीं और ब्यूटीफुल लगता है। तो कभी भी आप देखिए, जब भी मॉडल्स करते हैं, मेकअप्स करते हैं, डस्की स्किन बहुत खूबसूरत मानी जाती है। तो गोरेपन से सब लोग प्लीज बाहर आ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोरा होना इतना जरूरी नहीं होता है, दिल से आपको गोरा होना, दिल काला नहीं होना चाहिए। जी मैम, सैलून की बात की जाए आपके, तो यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज हैं? वैसे तो सारी सर्विसेज ही यहाँ मिलती होंगी, बट अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है, और आउटलेट्स की बात करूँ मैं, तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर इसके आउटलेट्स चल रहे हैं? जैसे अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जरूरी जो होती हैं, जो हमारे मतलब कहना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है, बेसिक हमारे जो सब आपको मिलेंगी यहाँ पर। आपको कोई भी ऐसी सर्विस हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके रिलैक्सिंग के लिए होती है मोस्टली, जैसे स्पाज होते हैं, बॉडी स्पाज, वो हम लोग नहीं करते हैं। मगर बाकी सब हेयर, स्किन, मेकअप, नेल, जो भी आपको सुंदर बना सकता है वो हम करते हैं। साथ में हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे बातें भी करते हैं, जिससे उनका मेंटल ब्यूटी भी बढ़े साथ में, और वो और खूबसूरत लगे, क्योंकि आप फील करेंगे तभी आप चेहरे से सुंदर लगेंगे। जी, आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, तो कई लोग होंगे जिन्होंने आपसे सीखा होगा और आज वो अपना खुद का एक आउटलेट शायद रन कर रहे होंगे। तो अगर नंबर्स में तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि काफ़ी सारे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम या आपको याद हो ऐसा कोई इंसिडेंस जो अपना अच्छा कर रहे हैं आपसे सीखने के बाद? बहुत सारे मुझे बहुत गर्व है सब उन बच्चों पे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, और यहाँ से जो सीख के निकला उसने नौकरी नहीं की, या तो उसने एजुकेशन फील्ड ज्वाइन किया है किसी अच्छे ब्रांड के साथ, जैसे साई लक्ष्मी, मैं एक नाम मेंशन कर सकती हूँ, जो गोदरेज में टेक्निकल हेड है। और इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो इंदौर में जिन्होंने सीखा और अवार्ड विनिंग तक गए, जैसे कुणाल है, गुलनाज वाहिद है, बहुत अच्छा छोटा सा शहर है जावरा, वहाँ से अजय संजय हैं, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेरे संग बॉम्बे गए थे और वहाँ उन्होंने बॉम्बे जाकर के अवार्ड जीता था मेकअप में। तो जितना फक्र करें उतना कम है। तो स्टूडेंट तो एक ऐसी चीज़ होती है कि कभी भी कोई भी टीचर होगा वो अपना स्टूडेंट उसे दिलो जान से प्यारा होगा, और मुझे सभी बहुत प्यारे हैं। और अब तक मैंने 239 सैलून्स की ओपनिंग की है जी, जिसमें 22 सैलून मेरे अपने नहीं हैं, अपने स्टूडेंट्स के नहीं थे, बट उन्होंने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट करके मुझे बुलाया, बट बाकी सब उन्हीं लोगों के थे जिन्होंने यहाँ से सीखा हुआ है। आप मेकअप जब भी देते होंगे तो इसमें कॉस्मेटिक यूज़ होता ही है, तो हालांकि आपके प्रोफेशन की बात है, आप काफ़ी अच्छे से इसे जानती होंगी। तो एक चीज़ देखी जाती है साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी चीज़ के, कि अगर आपने गलत कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया तो किसी को प्रॉब्लम हो जाता है अपनी स्किन में, तो उस चीज़ पर आप कैसे वर्क करते हैं ताकि सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो? जी, इसके ऊपर हम लोग पहले बहुत वर्क करते थे, लोगों को समझाते थे, बताते थे, बट जीत नहीं पाए। एक कोरोना आया और उसने इस सबको सिखा दिया कि हाइजीन क्या होता है। तो आप कभी भी देखिए, मेकअप आपको कभी एलर्जी नहीं करेगा। आप रॉन्ग तरीके से करते हैं, अपने ब्रशेस को क्लीन नहीं करते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उसकी वजह से आपको रिएक्शन और एलर्जीज होते हैं। आफ्टर मेकअप आपको उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो छोटा सा आपको ब्रीफ आउट कर देते हैं इस चीज में कि मेकअप हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे एक ऑयल सॉल्युबल डर्ट होती है और एक वाटर
सॉल्युबल। जब उनको क्लीन करना है, एक क्लिनजर्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, हाँ। और एक होते हैं जो ऑयल के साथ में होते हैं। Okay. तो आपको देखना पड़ेगा आपने किस तरह का मेकअप यूज़ किया है, वाटरप्रूफ है अगर तो आपको फिर ऐसे क्लिनजर्स चाहिए जो ऑयल बेस्ड हो, जिससे आपका प्रॉपर मेकअप निकले। आपके पोर्स में मेकअप नहीं रहना चाहिए, वही एलर्जी का कारण बनता है और वो बैक्टीरियाज को इन्वाइट करता है कि आओ मुझे खाओ, मुझे रहने के लिए जगह दो, जिससे हमारी स्किन खराब होती है। ओके आपने बहुत बड़े लेवल पर काम किया, लेकिन इंदौर शहर की मैं बात करूँ तो कई सारे से छोटे छोटे आउटलेट्स होंगे जिन्होंने अपना स्टार्टिंग किया है या अब वो सेट कर रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप उन्हें क्या सजेशन देंगे जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकें? देखिए बिजनेस हर जगह है। आप कभी बाजार अगर जाते हो, जैसे इंदौर को शहर तो बहुत फेमस है, आपने देखा होगा कि एक साथ फूड की कम से कम 100 शॉप्स होती हैं। हमारे 56 आप जाइए, सारी दुकानों पे भीड़ मिलेगी। आप क्लॉथ मार्केट जाइए, हर दुकान पे आपको भीड़ मिलेगी। आप बर्तन मार्केट जाइए, आपको हर दुकान पे भीड़ मिलेगी। ऐसे ही सैलून है, अगर हमारे बगल बगल भी 10 सैलून है, सारे चलते हैं क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस तो हर जगह लोग हैं। एसेंशियल सर्विस सभी को चाहिए क्योंकि हाइजीन बनाती हैं वो सारी चीज़ें। तो जो भी लोग सैलून रन करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लाइंट है, रोज इतने बच्चे पैदा होते हैं जो फ्यूचर क्लाइंट होते हैं हमारे, तो उन पर फोकस करें हम लोग और आगे बढ़ें। और मेन चीज़ ये है कि हमें जिस तरह से हमें सोचते हैं कि हमें कंपटीशन में आगे रहना है, कंपटीशन में वही आगे रहता है जो अपनी एजुकेशन को पकड़ के चलता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहावत भी होती है ये। तो आपको अपनी जो भी लोग हैं इस फील्ड में, लोग एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। एजुकेशन पे प्लीज़ इंपॉर्टेंस दीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप हेयर कलर करते हैं तो बाल क्या है, कैसे बना है, उसके अंदर क्या चीज़ है, उसको समझिए। और अगर कोई प्रोडक्ट स्कैल्प पे लग रहा है, यानी आपके स्किन में जा रहा है, तो वो स्किन में कैसे रिएक्ट करेगा, स्कैल्प में क्या होता है, उसको समझिए। आपने फेस पे लगाया है तो चेहरे के जो फीचर्स हैं उनके अंदर वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसको समझिए। बॉडी पे कुछ भी कर रहे हैं तो उसको तो एनाटॉमी ऑफ बॉडी आपको समझना है। प्रोडक्ट की अपनी एनाटॉमी होती है, उसको समझना है और राइट करना है। जैसे कि मेरा पैर अगर 5 नंबर का है और मैं अगर 8 नंबर की चप्पल पहनूंगी तो मेरे लिए बड़ी है, वो फिट नहीं होगी मुझे। तो हमको फिट करना होता है, कस्टमाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो एजुकेशन से ही आती है। ब्यूटी फील्ड में अब तो मतलब मेल फीमेल दोनों नज़र आते हैं काम करते हुए, लेकिन अगर सिर्फ फीमेल्स की दृष्टि से मैं देखूं तो ये फीमेल्स के लिए कितना सिक्योर, उनका कितना सिक्योर है उनके लिए ये फील्ड पूरा? मेरे ख्याल से इससे सिक्योर कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं, फैमिली के साथ अपने बच्चों को पाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि बेस्ट फील्ड है ये। और शायद मैं किसी और प्रोफेशन में होती तो अपने बच्चों को इतना अच्छा नहीं बना पाती। लाइक मेरी बेटी IITian है खड़गपुर से और लॉयर है न्यूयॉर्क में, और जो मेरा बेटा है वो भी पिस्टल शूटर है, इंडियन टीम में रहा है। साथ में उसने अपनी फैक्ट्री डाली है अभी, क्योंकि उसने BBA MBA किया और लॉकडाउन में आर्मी के लिए सेलेक्ट हुआ था, बट आर्मी का क्योंकि पोस्टपोन हुआ SSB अभी कोरोना की वजह से, तो उसने अपनी खुद की न्यूट्रिशन बार की कंपनी डाली ग्रिट के नाम से। तो नेचुरली बच्चे क्या कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, वो सब जानते हुए इस प्रोफेशन को देखना बहुत ईजी रहा मेरे लिए, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमेशा मैंने ये देखा कि जब भी बच्चे घर में आए या जब भी उनको मेरी ज़रूरत हो, मैं अवेलेबल होनी चाहिए उनके साथ में। एज ए मदर ये मेरी ड्यूटी है, ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, अगर हम उसको समझ करके किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में जाएंगे, हमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमको कभी परेशानी नहीं होगी। तो ये हमको समझना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं जो भी हैं वो हम किस तरह से निभाएं। लोगों को सैलून क्या है ये मतलब समझाने वाली आप हैं, लेकिन पहले ऐसा देखा जाता था कि इंडिविजुअल सैलून्स होते थे, या तो सिर्फ पर्टिकुलर मेंस का है या वुमेंस का है। आजकल यूनिसेक्स सैलून देखने में आते हैं जहाँ पर दोनों के लिए सारी सुविधाएं होती हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? लोगों का पहले से मेंटालिटी बदला है कि हाँ दोनों चीज़ें साथ में रन की जा सकती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों को साथ में रन करने? नहीं, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होती है। एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ माइंड। मुझे आज तक कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, आज तक टिल डेट मुझे कभी कोई बुरे व्यक्ति मिले ही नहीं, ना कोई ऐसा लगा किसी ने कोई बुरा प्रपोजल दे दिया हो या कुछ बोला हो, क्योंकि आपका अपना ऑरा ऐसा होता है जो इनवाइट करता है लोगों को। आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी इनवाइट करेंगे, निगेटिव है तो निगेटिविटी इनवाइट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है तो वो हर फील्ड में है। अगर आप देखेंगे, आप किसी भी फील्ड में, आप भी जर्नलिज्म में है, जर्नलिज्म में भी आप काफ़ी चीज़ें सुनने में आती हैं, आपको रहता है, देखते ही होंगे। तो ऐसा नहीं कि ब्यूटी फील्ड में ही ये सारे डाउट्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कैसे टैकल करते हैं। जी,
मैम सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से आप सोशल वर्क करी, और कोविड-19 ऐसा समय था जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो इस टाइम में आपने क्या वर्क किया, और कोई खास अचीवमेंट रहा कोविड के टाइम आपका? कोविड के समय कोशिश की हमने कि जिन लोगों को ज़रूरत है मास्क की, तो जैसे अभी हम लोग कितना ले सकते हैं दे सकते हैं। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर थे जो आगे बढ़ कर के आए, बट वो सही जगह पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो हमने वो हेल्प की। सब्जियों में काफ़ी लोगों ने हेल्प की, और क्योंकि हम ब्यूटी फील्ड से रिलेटेड रखते हैं, तो ब्यूटी के लिए क्योंकि हम टच नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट के नॉर्म्स से, हम मिल नहीं सकते दूसरों से, उन नॉर्म्स को हमने फॉलो किया। बट लोगों को अपनी ट्रेनिंग के दौरान, मेरा इंस्टाग्राम अगर आप देखेंगे उन्नति सिंह ऑफिशियल, आप उसको देखेंगे तो आपको कोविड के दौरान आपको पूरे समय कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। कैसे आप घर पे अपने बाल कर सकते हैं, कैसे उनको ड्राई कर सकते हैं, कैसे ब्लो ड्राई कर सकते हैं, किस तरह से मेकअप करके अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं। क्योंकि कोई भी लेडी पहले सैलून जाती थी तो हस्बैंड बहुत अप्रिशिएट करता था, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वाइफ। अब कोविड हुआ, वो घर में रहने लगी, धीरे धीरे बाल सफ़ेद दिखने लगे, आईब्रोज नहीं बनी हुई हैं, और सो के उठी तो डर ही जाए इंसान कि हो क्या गया ये। तो हम कभी नहीं चाहते कि कभी भी मेल को पता चले कि हम कैसे दिखते हैं, वाई क्यों बताना उनको। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि उस दौरान किस तरह से आप अपनी ब्यूटी को घर पे मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें जो घरेलू टिप्स होते हैं, घरेलू किचन की जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना, और बहुत सारी चीज़ हमने बताई। और जो सर्विसेज उस समय अवेलेबल थी, किसी को शैम्पू पहुंचाना, कुछ करना, तो हमने उस तरह से भी हेल्प कर, क्योंकि आदमी उसी फील्ड में हेल्प कर सकता है जिसमें वो मास्टर है। अगर हम दूसरी फील्ड में पैर रखेंगे तो शायद मैं फ्लॉप हो जाऊंगी और मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैंने ब्यूटी फील्ड से ही रिलेटेड जो कर सकते थे एज ए सोशल वर्क, वो हमने किया, और उसकी बहुत सराहना भी मिली। क्योंकि एक उसमें कई प्रोग्राम मैंने ऐसे भी किए जो पॉजिटिविटी के ऊपर थे, कि लव योर लाइफ, लव योर सेल्फ एंड लिव योर लाइफ, ऐसे भी था। तो उसको देखने के बाद कोटा से एक लेडी का एक कॉल भी आया था मुझे। उन्होंने बोला कि मैम आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग सुसाइड, बट मैंने आपका शो देख के मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो और इस तरह से जो पॉजिटिविटी के ऊपर जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं हमने कोशिश की करने की, और रिस्पांस बहुत अच्छा उसका मिला, क्योंकि लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, उनको कोई बताए, कोई कहे उनसे। वैसे तो सभी कुछ होता है, सबको सब चीज़ पता होती है, बट अगर कोई बताता है तो नेचुरली वो चीज़ हैमर करती है। जी मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या इसको लेकर आप कुछ वर्क कर रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि हर लड़की को स्वावलंबी होना चाहिए, और उसका अपने पास उसके पास अपना एक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट यहाँ मनी से ही नहीं है, हर तरह से। वुमेन एम्पावरमेंट मानिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर, और आप खुद उसके बाद सिर्फ आपके लिए नहीं हो, आप अपने जैसी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ कर पाए, तब बात है। ये चीज़ है, खुद के लिए तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट आगे आकर के बहुत लोगों के लिए करना नहीं हो पाता। आप देखेंगे यहाँ पर जितनी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं यहाँ पर, अगर आप उनकी स्टोरी कभी शूट करें तो जरूर कीजिएगा, इंस्पिरेशनल है। लाइक अब गर्ल जिनसे अभी आप मिली, आपके साथ में थी, तो उसकी बेटी है 4 साल की, जिसको छोड़ करके वो महू से अप डाउन करती है, एवरीडे वो आती है यहाँ पर, काम करती है, बहुत मेहनत करती है, और वो इतनी सक्षम है कि वो डिपेंडेंट नहीं किसी पे, अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे रही है, और साथ में वो अपना भी ख्याल रख पा रही है, और अपनी डिग्निटी के संग खुद को मेंटेन कर पा रही है। मजाल है जो कोई उसको कुछ बात कह के चला जाए, क्योंकि आपको डर नहीं है, आपको अपने को कैरी करना आता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ यही होती है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद को और अपने जैसे लोगों को कुछ कर पाएँ, समाज के लिए कुछ कर पाएँ। जी मैम, थोड़ा सा पर्सनली भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सैलून हम देख ही रहे हैं कि शायद आपकी सबसे बड़ी हॉबी यही होगी, लेकिन इसके अलावा जब आप फ्री टाइम में रहती हैं तो सैलून के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करना पसंद करती हैं? जो भी आप दोस्तों के संग कर सको, मुझे वो सारी चीज़ें पसंद है। जैसे लाइक गुड कुकिंग, गुड ईटिंग, कॉफ़ी, गाने, म्यूज़िक, देन लिटरेचर। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और आज भी मेरे रूम में टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, ये चीज़ है। और मुझे बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना, क्योंकि बुक्स हमेशा आपको आने वाली चीज़ों के बारे में बताती हैं, जो हो चुका है उसके बारे में बताती हैं, और सत्यता के साथ बताती हैं, उसमें ट्रुथ होता है उसके अंदर। तो आप नेचुरली उनसे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और आप काफ़ी रिलैक्स भी होते हो पढ़ने से, क्योंकि अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे पसंद है पढ़ना, और आई लव टू रीड ऑल काइंड ऑफ ऑथर। मेरे को हर तरह की किताब पसंद है, सब तरह का जो भी लिटरेचर मिले, आई लव टू रीड, मुझे बहुत पसंद है, तो वो पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हॉबी के रूप में गाना बहुत पसंद है, मुझे माइक मिल जाए तो। अगर आपको गाना पसंद है, आई एम नॉट अ सिंगर, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं सुना देती हूँ आपको।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मैम इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल वे की बात करें तो सैलून्स के अलावा कहीं कोई और एरिया है जहाँ पर आप वर्क कर रही हैं? जी, अगर हम वर्क की शुरुआत करें तो घर से ही होती है पहली चीज। आप कभी घर आएंगे, घर हर इंसान का अपना आईना होता है। आप आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी समझ में आती है उसमें। तो ये एक्सक्यूज नहीं होते कि आई एम वर्किंग, में घर पर नहीं थी इसलिए फैला है घर, या ऐसा नहीं हुआ। घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी मानसिकता डेवलप होती है। आप जैसी जगह में रहेंगे आप वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं कभी भी। तो जो वर्किंग प्लेसेस की अगर आप बात करें तो सैलून के अलावा आई लव टू वर्क एट होम, मुझे पसंद है करना। प्लस सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें, जैसे कल मैं जनक पलटा दीदी से मिली जो पद्मश्री है हमारी इंदौर से, उनका बर्थडे था 73rd, और वो ऐसी जगह हमको लेके गई जहाँ रिमोट एरिया था, जहाँ मोबाइल भी नहीं चलते हैं। कालाकुंड एक जगह ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग जरूर जाइएगा अगर वहाँ गए नहीं हो तो जरूर से। तो वहाँ पर जाकर के लगा कि हम कितने बोने हैं अभी समाज सेवा में, हमने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। जबकि जो चीज़ दिखी किया बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई गरीब हैं तो उनको अगर एजुकेशन चाहिए, काफ़ी लोगों को एजुकेशन दिया हम लोग। कई जगह ऐसे जाते थे वृद्धाश्रम में जहाँ पर अपनी सर्विसेज दी हैं हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें चलती रही पूरी। एक महिला थी जिनका पूरा जो ठेला था वो लूट लिया था किसी ने, तो उनको हम लोगों ने पूरा बर्फानी धाम के पास में पूरा ठेला बना करके दिया, सब फ्रेंड्स ने मिल करके उनके लिए हेल्प की। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद है, क्योंकि क्या मैंने समाज सेवा की वो मुझे बहुत याद नहीं रहता है, सच बात आपको बताऊं मैं। तो ऐसे ही जैसे थैले बन करके आते हैं कपड़े के, हम लोग काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम लोग पॉलीथीन, तो मेरे ख्याल से मेरे को आज 22 साल हो गए हम लोग पॉलीथीन का यूज़ सैलून में नहीं करते हैं। और जो भी सामान किसी हम क्लाइंट को भी देते हैं तो कपड़े के कैरी बैग में देते हैं, जिसको गरीब महिलाएं घर पर बैठ के सिलती हैं, उनको एक अमाउंट हम लोग पे करते हैं और अपने क्लाइंट को हम प्रोडक्ट रख करके उसमें देते हैं इस तरह से। तो बहुत टाइम से ये भी कर रहे हैं। तो जी मैम इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आने वाली यूथ इस फील्ड में, ब्यूटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो यूथ इस फील्ड में आना चाहते हैं, ब्यूटी फील्ड में, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए, क्योंकि अब आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब वो आपको नहीं करना है जो पहले करना पड़ता था। मीडिया ने सबको इतना ज़्यादा अवेयर कर दिया है, सब कुछ लोग जानने लगे हैं और लोग समझने लगे हैं कि ब्यूटीफुल होना तो भगवान की देन है, बट ब्यूटी को मेंटेन रखना एक सैलून की ही देन होती है। तो नेचुरली आप अगर करते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो आप 100% सक्सेसफुल रहेंगे। और आपको इसमें हेयर, मेकअप, स्किन, नेल कुछ भी ले लीजिए और उसमें मास्टरी रखिए। ज़रूरी है आपको अपने सब्जेक्ट जो भी है आपका उस पर पकड़ रखना और प्रॉपर एजुकेशन से आगे बढ़िए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जो एक डॉक्टर कमाते हैं आप उनसे ज़्यादा कमा के दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैम जब से आपने स्टार्टिंग की थी और अब तक काफ़ी चेंजेस आए होंगे, तो सोसाइटी की जो मेंटालिटी उस वक्त थी और जो अब है उससे आप वाकिफ़ हैं, तो उस हिसाब से आपको हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और सोसाइटी को कि हमें अभी भी क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है ताकि वो चेंज हम कर सकें और बेटर प्लेस पर जा सकें? तो अगर हम समाज को मैसेज देने की बात यहाँ पर करें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितनी एजुकेशन अपनी बेटी को देते हैं कि ऐसा मत पहनो, इधर मत जाओ, जल्दी घर आना, थोड़ा ऐसा करो, ससुराल में ढंग से रहना, उसकी अगर आधी भी आप अपने बेटे को देंगे कि किसी की लड़की को देख के आपको मजाक नहीं बनाना है, किसी को भी परेशान नहीं करना है, और जो भी आप देखते हैं जिस तरह की समाज में एक्टिविटी होती है उसका पार्ट आपको नहीं बनना है, आप मान के चलिए 80% क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सोसाइटी से आई वांट टू से प्लीज एजुकेट योर सन, अपने बेटे को एजुकेट कीजिए, बेटियां सुरक्षित अपने आप हो जाएंगी। उन्नति मैम से हमने कई सारी बातें जानी, उन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर कई सारी बातों से हमें रूबरू करवाया और जो युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैम बता चुकी हैं कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब मैम ने स्टार्टिंग की थी शायद उस वक्त काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा करने में, लेकिन अब ये चीज़ बहुत बदल चुकी है, तो आप ज़रूर इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और सोसाइटी के लिए जो संदेश दिया है वो काफ़ी अच्छा है कि अपने बेटों को एजुकेट कीजिए तो लड़कियाँ अपने आप सेफ हो जाएंगी। तो प्लीज़ ये ज़रूर मानिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.